गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो लेसन चल रहा है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, इसमें हमने अभी पढ़ा है कि भाई किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में, हमारे देश में एक कॉलोनी बसाई थी सर्वप्रथम बंगाल में। उसके बाद उन्होंने वहाँ ठेकेदार प्रणाली स्टार्ट की। बंगाल के देहात पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, गाँवों पे काफ़ी प्रभाव पड़ा, जमींदारों पे काफ़ी प्रभाव पड़ा और इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। इसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा या इस्तेमारी प्रणाली एक ही बात है। और इसके माध्यम से भी उन्होंने क्या किया था, किसानों से टैक्स कलेक्ट करने का और निश्चित टैक्स कलेक्ट करने का एक सिस्टम उन्होंने बना दिया था। अब ये जो स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी, इससे कुछ लाभ भी हुए और कुछ हानियां भी हुई। अब लाभ कुछ कम थे, हानियां ज्यादा हुई इससे भी। तो इससे क्या हुआ, जो कृषि थी उसमें काफी पिछड़ापन आ गया। जमींदारों जो लोग थे उनको बहुत सारी हानि हो गई। और जो रैयत किसान थे, रैयत का मतलब होता है छोटे किसान, जैसे अपने यहाँ अगर बोलने देहाती भाषा में तो जो बटाई के ऊपर लेकर जमीन करते हैं, खुद की उनकी अपनी जमीन नहीं होती है, थोड़ी वो जमीन होती है और वो बड़े जमींदारों के पास वो जमींदारा वगैरह करते थे, उन किसानों को काफी हानि हो गई, काफी नुकसान हुआ। अब इसमें आज का जो टॉपिक आता है वो ये कि जमींदार राजस्व राशि के भुगतान में असमर्थ क्यों हुए। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई उनको कृषि क्षेत्र जितने भी कार्य हो रहे थे उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, उसका समय पे वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो और इसके आगे क्या क्या कारण थे वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है कि प्रारंभिक वर्षों में परंपरागत जमींदार निर्धारित राजस्व की राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। यानी स्टार्ट में जब ये व्यवस्था लागू हुई थी, शुरुआत की जो इनके जो कुछ साल थे उनमें ये पूरी तरह से असमर्थ रहे, जिसके फलस्वरूप उन पर बकाया राशि बढ़ती रही और अंततः उन्हें नीलामी जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। यानी ये सिस्टम था, अगर कोई आदमी या कोई किसान समय पर अपना टैक्स जमा नहीं करा पाता है तो उसकी जो जमीन है उसकी क्या कर दी जाती थी, नीलामी कर दी जाती थी। और राजस्व राशि का भुगतान करने में जमींदार कई कारणों से असमर्थ रहे। ये कारण सरकार की नीतियां, बंगाल की अर्थव्यवस्था तथा जमींदारों की स्थिति से जुड़े हुए थे। संक्षेप में ये कारण इस प्रकार से थे, यानी वो किस प्रकार से अपना टैक्स नहीं भर पा रहे थे, क्यों असमर्थ थे। तो इनकी कुछ थी, जैसे सरकार की कुछ नीतियां हैं, बंगाल की अर्थव्यवस्था हो गई और जमींदारों की जो स्थिति थी उनकी स्थिति कैसी हो गई थी, निम्न से भी निम्नतर स्थिति हो गई थी। तो ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला कारण है राजस्व की ऊंची दर, यानी जो वो टैक्स देते थे, राजस्व जो चुकाना होता था उनको, उसकी दर बहुत ज्यादा ऊंची थी। भू राजस्व की दर शुरू से ही अपेक्षाकृत काफी ऊंची तय की गई थी। इसके दो कारण थे। पहला, भू राजस्व किसानों के अधिशेष को हड़पने का मुख्य स्रोत था। सबसे पहला तो इसका कारण था जो भू राजस्व है, किसानों का जो अधिशेष है, यानी जो उन पे टैक्स बकाया है, सरप्लस जो हो गया, जो बढ़ता ही जा रहा था, उसको हड़पने का पहला स्रोत था। किसानों से प्राप्त यह धन प्रशासन चलाने के साथ साथ व्यापार करने के लिए भी उपयोगी था। दूसरा, राजस्व की दर स्थायी तौर पर निर्धारित करते समय कंपनी के अधिकारियों ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि आगे चलकर खेती के विस्तार तथा कीमतों में बढ़ोतरी होने से आय में वृद्धि होगी, उससे कंपनी सरकार अपना दावा कभी नहीं कर सकेगी। यानी इन्होंने जो राजस्व की दर जो निर्धारित की थी वो उन्होंने स्थायी कर दी थी कि इतना टैक्स आपको या इतना राजस्व आपको देना ही देना है। उससे क्या था कि इनको ये मतलब भाई धीरे धीरे खेती में विस्तार होगा, किसान है अपनी खेती बढ़ाएंगे, इससे हमें क्या होगा, फायदा होगा। और जो कंपनी सरकार है वो हमारे ऊपर किसी प्रकार का दावा नहीं कर पाएगी, ये इनका सोचना था। फिर इसके बाद आता है भविष्य में भरपाई से शुरू से ही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अधिकतम स्तर की भू राजस्व की मांग को निर्धारित किया। उनकी यह दलील थी कि शुरू में यह मांग जमींदारों को कुछ अधिक लगेगी, परंतु आगे चलकर आने वाले वर्षों में धीरे धीरे कृषि उत्पादों में वृद्धि तथा कीमतों में बढ़ोतरी के साथ सहज हो जाएगी। यानी उन्होंने जो अपना जो राजस्व था, रेवेन्यू था, उसकी शुरू में ही दर ऊंची निर्धारित कर दी थी। और वो इसलिए की थी, एक तो भाई वो जो किसानों के पास जो पहले से जो कुछ बकाया राशि थी उसको लेने की नीति थी कि जो पहले से बकाया है वो भी चुकता आ जाएगा हमारे पास। दूसरा उनका ये था कि धीरे धीरे जब कृषि कार्यों में जब विस्तार होगा, कृषि बढ़ेगी, इससे उत्पादन बढ़ेगा, इससे फिर क्या होगा, शुरू में तो किसानों को बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी और जो किसान जो हैं वो
इसमें ज्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने राजस्व की ऊंची दर थी जिसके कारण वो अपना भुगतान देने में असमर्थ रहे। पहला कारण तो ये था। दूसरी था मंदी में ऊंचा राजस्व। स्थायी बंदोबस्त के लिए राजस्व दर का निर्धारण 1790 ईस्वी में 1790 के दशक में किया गया। यह मंदी का दशक था। 1790 वाला जो दशक था वो कैसा था? मंदी का दशक था। वहां पे ज्यादा इनके मतलब फायदा किसानों को नहीं हो रहा था। कृषि उत्पादों की कीमतें अपेक्षाकृत कम थी। ऐसे में रैयत किसान के लिए ऊंची दर का राजस्व चुकाना कठिन था। इस प्रकार जमींदार किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाए और वह सरकार को देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। यानी जो जमींदार हैं, ठीक है, वो किसानों से जो राजस्व इकट्ठा कर सकते थे और फिर राजस्व इकट्ठा करने के बाद जो वो सरकार को जमा कराते, तो ये इनका एक काम था। लेकिन क्या हुआ, 1790 का जो दशक था वो मंदी वाला दशक था और जो टैक्स की जो दर है वो काफी ऊंची थी और कृषि उत्पादन है वो कम हो रहा था। कृषि उत्पादन अगर वो बढ़ाएं तो भी जो उनकी फसलों की जो लागत, वो जो कीमत है वो काफी कम थी, जिसके कारण क्या था कि वो टैक्स चुका नहीं पाए। उनके लिए ऊंची दर का जो टैक्स चुकाना था वो बहुत कठिन हो गया था। तो इससे जो जमींदार है वो नहीं कर पाए इकट्ठा टैक्स और सरकार को इसमें नुकसान हुआ। तीसरा है सूर्यास्त विधि। इनको जो राजस्व जो भुगतान करने में असमर्थ की नीति थी वो क्या थी? सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि का मतलब क्या होता है? इस व्यवस्था में केवल राजस्वों की दर ऊंची नहीं थी वरन उन्हें वसूल करने के तरीके भी अत्यंत सख्त थे। यानी टैक्स जो वसूल करते थे तो उनके लिए उन्होंने कुछ नियम बना रखे थे कि भाई ये पॉलिसी है, ये नियम है, इसके तहत इतने समय तक, निर्धारित समय तक आपको टैक्स देना है, अदरवाइज आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो वो क्या था? इसके लिए सूर्यास्त विधि का अनुसरण किया गया, जिसका तात्पर्य था कि निश्चित तारीख को सूर्य छिपने तक देय राशि का भुगतान न कर पाने पर जमींदारियों की नीलामी की जा सकती थी। यानी जो कुछ जमींदार जो लोग थे उनको एक निश्चित समय दे रखी थी, निश्चित तारीख दे रखी थी, इतनी तारीख के सूर्यास्त तक, जब तक दिन छिपता है, जब तक सूर्य छिपता है, जब तक आप ये राजस्व की राशि हमें जमा करा दीजिए। अगर आप ये राशि जमा नहीं करा पाओगे तो आपकी जो जमीन है या भूमि है उसकी, आपकी जो जमींदारी जो है, यानी जमींदारी मतलब कितने खेतों की आपको जमींदारी मिली हुई है या कितने जमीन की जो जमींदारी है उसकी नीलामी कर दी जाएगी। उसको आपको हटा करके उसकी जगह दूसरा नया जमींदार दे दिया जाएगा। वो ऊंचे रेट में उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे। ध्यान रहे, इससे राजस्वों की मांग निश्चित थी। फसल हो या न हो, फिर जमींदार रैयत से लगान एकत्र कर पाए या न कर पाए, उसे निश्चित तिथि तक सरकारी मांग पूरी करनी होती थी। यानी सबसे उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था कि जो सरकार है वो किसको देती थी? खेती जमींदार को, जो जमींदारी देती थी। भाई इतनी, जैसे मान लो 400 बीघा 500 बीघा ये खेत है, ये तेरे पास जमींदारी है, इसका इतना फिक्स्ड ये राजस्व है, ये आपको चुकाना है। अब वो जमींदार से कौन ले लेते थे? रैयत, यानी जो छोटे किसान जो जमींदारों से उधार पे या वैसे खेती करने कार्य करते थे, वो उनको कहते थे भाई ये मेरी इतनी जमीन दे रहा हूं और इस पे इतना टैक्स है, ये टैक्स मेरे को तो चुकाएगा। वो भी अपना फायदा देखता था। लेकिन क्या होता था कि जो रैयत, जो छोटे किसान थे, वो उनको नहीं दे पाते थे टैक्स, इसलिए जो जमींदार होता था उसके लिए वो राजस्व की जो राशि है उसको भरना मुश्किल हो गया था। तो ये भी एक तीसरा सबसे बड़ा कारण था। चौथा है जमींदारों की शक्तियां सीमित करना। जो जमींदार हैं वो अपने आप में क्या थे? एक काफी बड़े क्षेत्र के मालिक होते थे और उनकी जो शक्तियां हैं, उनके पास पहले कुछ शक्तियां थी, उनको धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये जो उन्होंने अपने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया। कैसे, क्या है इसमें आगे डिटेल। बंगाल में जमींदार छोटे राजा थे, यानी एक तो बड़े राजा के पास बहुत सारी जमीनें होती हैं, लेकिन जो छोटा राजा होता है वो जैसे कुछ जमीन 400-500 बीघा के लगभग उन जमीनों के मालिक होते थे। उनके पास न्यायिक अधिकार थे और सैन्य टुकड़ियां भी थी, यानी उनके अपने खुद के न्यायिक अधिकार थे और कुछ सेनाएं भी थी। साथ ही अपनी पुलिस व्यवस्था थी। कंपनी की सरकार ने उनकी ये शक्तियां उनसे छीन ली। कंपनी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अंग्रेजों की जो इस तरह की जो कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया थी या ऐसी और कंपनियां थी जो शुरू में जो अंग्रेजों की एक कॉलोनी हमारे यहाँ पे बंगाल में बसाई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो जमींदार थे इनके न्यायिक अधिकार तो रख लिए, लेकिन इनकी जो शक्तियां थी उनको छीन लिया था। उनने स्वायत्तता को सीमित कर दिया। उनकी शक्तियां मात्र किसानों से लगान इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंधन करने तक ही सीमित कर दी गई थी। यानी आप राज्य की और कुछ कार्यकलाप मत करिए। जो आप किसान को अपनी जमीन देते हो उसमें आपको टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, अपनी भाई उसके लिए सेना की मदद लेनी है, पुलिस की मदद लेनी है, जमीन हड़पनी है, बस इतने ही उनको सीमित कर दिया गया था कि आपका जो क्षेत्र है वो सिर्फ टैक्स लेने तक का है। वास्तव में अंग्रेज सरकार जमींदारों को महत्व
तो दे रही थी, लेकिन साथ ही वे उन्हें पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहती थी। परिणाम स्वरूप उनके सैनिक दस्तों को भंग कर दिया गया। साथ ही उनसे सीमा शुल्क के अधिकार भी खत्म कर दिए। उनके न्यायालयों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर ही नियंत्रण में रख दिया गया। स्थानीय पुलिस प्रबंध भी कलेक्टर ने अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार प्रशासन का केंद्र बिंदु जमींदार नहीं बल्कि कलेक्टर बनता गया। यानी जो केंद्र बिंदु था सारा कुछ उनका, जैसे न्यायिक व्यवस्था है, जो कुछ है पुलिस व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, जो कुछ संभालना है उन्होंने, जो कंपनी थी उन्होंने उसके ऊपर एक कलेक्टर रख दिया और वो कलेक्टर ये सारी चीजों को देखभाल करता था। जमींदार शक्तिहीन होकर पूर्णतः सरकार की दया पर निर्भर हो गया। जो जमींदार थे वो क्या है, उनकी जो शक्तियां थी वो खत्म हो गई और सरकार की दया के ऊपर डिपेंड हो गया। सरकार कौन सी? अंग्रेज सरकार। समकालीन सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि किस प्रकार सरकारी मांग पूरी न पूरी कर पाने वाले जमींदारों को जमींदारी से वंचित कर दिया जाता था। एक बार तो एक राजा जमींदार जो था, राजस्व समय पर न दे पाने पर एक कंपनी कलेक्टर ने स्पष्ट अनुदेश देते हुए उसकी जमींदारी में भेजा गया कि जिले का संपूर्ण कार्यभार अपने हाथ में ले ले और राजा व उसके अधिकारियों को संपूर्ण प्रभाव में प्राधिकार को समाप्त कर देने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली कदम उठाया। तो स्पष्ट है कि जमींदारों के प्रति सरकार का रवैया काफी सख्त था। यानी जो राजा है वहां का, वो एक राजस्व नहीं दे पाया था, तो उसको जितना भी उसका जो कार्य क्षेत्र था, जितनी भी उसकी जो शक्तियां थी, उन सब से उसको मुक्त कर दिया गया और कंपनी ने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया था। तो इस तरह से क्या थे, जो जमींदार थे उनकी जो शक्तियां थी उनको बिल्कुल छीन कर दिया गया था, कमजोर कर दिया गया था। सारी कुछ शक्तियां किन्होंने ले ली थी? कंपनियों ने अपने हाथ में ले ली थी। और इस प्रकार से जो जमींदार जो थे वो राजस्व राशि को भुगतान करने में असमर्थ रहे। इसमें ये 4-5 एक और कारण बच गया इसमें, ग्राम मुखियाओं का व्यवहार। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज काफी बड़ा लेसन ये चला जाएगा अपना। तो अभी मैं इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।